हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी जैक 2013। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आप सभी से है। स्टार्ट करने से पहले सपोज कीजिए आप बच्चों, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, आप प्रोफेशनल सीए सीएस सीएम में कंप्लीट कर चुके हो, या तो आप जॉब में जाओगे या आपके पास क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या फॉर्म ऑफ बिजनेस होते हैं बच्चों। आप सभी को पता होते हैं कि क्या क्या फॉर्म ऑफ बिजनेस है, आप किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। एक तरीका तो क्या होता है बच्चों, आप क्या बनाइए, अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप बनाइए। क्या बना सकते हो बच्चों, सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा तरीका क्या है भाई, आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर क्या बना सकते हो, एक पार्टनरशिप बना सकते हो, पार्टनरशिप क्रिएट कर सकते हो। आप बोल सकते हो, आपने सुना होगा 11th 12th में एक तरीका क्या था बिजनेस करने का, HUF, फैमिली बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और एक तरीका क्या होता है बच्चों, कंपनी, आप एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो पूरा मेरा फोकस बच्चों कहां पे है, कंपनी पे। यानी आपके पास बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके थे। आप एक लाला की दुकान खोल सकते हो बच्चों, आप क्या कर सकते हो, कुछ दोस्त मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बना सकते हो, आप HUF फॉर्म में बिजनेस कर सकते हो, आप कंपनी बना के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और एक नया कंसेप्ट आया है LLP, ये आपने सुना होगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो एक वे फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या आया है बच्चों, एक नया तरीका है फॉर्म ऑफ बिजनेस का, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और ये कुछ नहीं है अलग बेटा, ये हाइब्रिड है। किसका हाइब्रिड है, पार्टनरशिप और कंपनीज एक्ट का। यानी पार्टनरशिप की कुछ अच्छी बातें उठाई और कुछ कंपनीज एक्ट की कुछ अच्छी बातें उठाई बेटा, दोनों को हाइब्रिड किया और एक नया कंसेप्ट आ गया है LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, अपनी पार्टनरशिप फर्म को आजकल इसमें कन्वर्ट भी कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं बच्चों, LLP भी हमारा एक टॉपिक आएगा, डिटेल में हम बताएंगे क्या है। लेकिन अभी मेरा जो फोकस रहेगा 1 मंथ, वो पूरा फोकस कंपनी पे है। आप सभी बच्चों को सोच के चलना है, हमने कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट किया है, कंपनी। भाई बच्चों, अगर आपने पार्टनरशिप बनाई होती तो आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी आपका फैमिली बिजनेस है, तो उसके जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो फोकस है वो किस पर है बच्चों, कंपनी पे। हमने क्या बनाई है, कंपनी बनाई है। और तो जब हमने कंपनी बनाई है तो कंपनी को रेगुलेट कौन करता है, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। तो बेटा कोई आपसे पूछे, अगर आप कंपनी फॉर्म में बिजनेस करना चाहते हैं तो कंपनी फॉर्म में अगर बिजनेस करोगे तो कंपनी को कौन रेगुलेट करेगा, कंपनीज एक्ट 2013। कहने का मतलब, अगर आपने कंपनी बनाई तो आपको कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा। सर हमें एक बात बताओ, क्या ये कंपनीज एक्ट 2013 से पहले भी कोई एक्ट था, बिल्कुल था। हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस, बताओ बच्चों कब आजाद हुआ था देश हमारा, भाई 1947 में हमारा देश आजाद हुआ बच्चों। तो हमारा देश आजाद होने के बाद अपना जो खुद का कंपनीज एक्ट था वो था कंपनीज एक्ट 1956। अभी तो हमारा अमेंडमेंट नया एक्ट आ चुका है बच्चों, कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन इससे पहले हमारा कौन सा एक्ट था बच्चों, कंपनीज एक्ट 1956। यानी आजादी के बाद हमारा जो खुद का पहला एक्ट था जो हमारी कंपनी पे अप्लाई होता था। यानी अगर हमने आजादी के बाद हमारा खुद का अगर कोई एक्ट था वो था कंपनीज एक्ट 1956। और आज की अगर हम बात करें 2021 में, तो नया एक्ट कौन सा है बच्चों, कंपनीज एक्ट 2013 से सारी कंपनी क्या होती है बेटा, गवर्न होती है। सर एक बात बताओ आप हमें,
ये कंपनीज एक्ट 1956 तो हो चुका है बच्चों अबोलिश। क्या हो चुका है मेरे बच्चों? अबोलिश। अबोलिश का मतलब ये एक्ट अब खत्म हो चुका है, यानी आज के टाइम पे कंपनीज एक्ट 1956 नाम की कोई चीज नहीं होती है। अब तो हमारा एक नया एक्ट आया है कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि 2013 से पहले जो हमारी कंपनियां होती थी वो कैसे रेगुलेट होती थी, किसको फॉलो करना होता था। अगर आपने कंपनी बनाई हुई है तो आपको कंपनीज एक्ट 1956 फॉलो करना होता था। लेकिन आज के टाइम पे या मैं कहूं 2013 के बाद आपने जो भी कंपनी बनाई है उसको कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा। सर ये तो आपने क्या बोला कि अगर हमने कंपनी 2013 के बाद बनाई है तो भी उन कंपनी पे कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा। लेकिन सर हमारी कंपनी तो मान के चलते हैं, हमारी कंपनी कब बनी थी? 2001 में। उस वक्त हमारा कौन सा एक्ट था बच्चों? हमने कंपनी बनाई थी एक्स लिमिटेड। उस वक्त तो हमारा कौन सा एक्ट चल रहा था बच्चों? कंपनीज एक्ट 1956। तो हमने कौन से एक्ट में अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराया था? 1956 एक्ट में। लेकिन वो एक्ट तो अब क्या बोल रहे हो सर आप? अबोलिश हो चुका है। तो ये जो कंपनी हमने 2001 में बनाई थी इस पे सर कौन सा एक्ट लगेगा? नया एक्ट लगेगा। चाहे आपकी कंपनी पुराने एक्ट में रजिस्टर्ड हो, चाहे आपकी कंपनी नए एक्ट में रजिस्टर्ड हो, अब आपकी सभी कंपनियों को क्या फॉलो करना पड़ेगा? कंपनीज एक्ट 2013। तो कहने का मतलब क्या है? इंडिया में बच्चों 11 लाख के करीब, इंडिया में 11 लाख के करीब आपकी कंपनी है। तो जो भी आपने 11 लाख कंपनी बनाई है उन सभी कंपनी को एट प्रेजेंट की सिचुएशन में मैं आपको बताऊं, आज की सिचुएशन में हर कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? सर हमें यह भी बताइए पहली कंपनी इंडिया में कौन सी आई थी बच्चों? आपने सुना होगा जब ये फिरंगी लोग आए थे, अंग्रेज हमारे देश में राज करते थे, हुकूमत करते थे, उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी आपने जरूर सुना होगा ये नाम। हमारी सबसे पहली कंपनी कौन सी आई थी बच्चों? ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी थी पहली? ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ये कंपनी कब आई थी बेटा? यानी जब अंग्रेजों की हुकूमत थी और उन्होंने अपना इंडिया में बिजनेस स्टैब्लिश किया तो उन्होंने क्या किया बेटा? ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो जब कंपनी आई मेरे बच्चों तो उस वक्त भी तो कंपनीज एक्ट होता होगा। मैंने क्या कहा कि देश आजाद होने के बाद हमारा खुद का एक्ट कौन सा था? कंपनीज एक्ट 1956। और आज की अगर मैं बात करूं तो कौन सा एक्ट है? कंपनीज एक्ट 2013। यानी हमारा 1956 एक्ट क्या हो चुका है? अबोलिश हो चुका है। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, उस वक्त जब पहली बार इंडिया में कंपनी आई तो वो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और जब मेरे बच्चों कंपनी आई तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कंपनीज एक्ट चाहिए था। तो सबसे स्टार्टिंग से हम बात करते हैं, हमारा सबसे पहला कंपनीज एक्ट कौन सा था? कंपनीज एक्ट 8050। हमारा सबसे पहला कंपनीज एक्ट कौन सा था? 8050। उसके बाद नया कंपनीज, हमारा दूसरा एक्ट कौन सा है? कंपनीज एक्ट 8056। फिर उसके बाद कंपनीज एक्ट 8082। उसके बाद कंपनीज एक्ट 9013। तो मैं ये चारों एक्ट की अगर बात करूं बेटा, ये कब के एक्ट थे? जब हमारे देश में अंग्रेजों की क्या थी बेटा? हुकूमत थी। उस वक्त ये चारों एक्ट, देखो सबसे पहला एक्ट था कंपनीज एक्ट 8050, उसके बाद कंपनीज एक्ट 8056, कंपनीज एक्ट 8082, कंपनीज एक्ट 9013। तो ये चारों ही एक्ट किसके अंडर में बने होंगे बेटा? अंग्रेजों की हुकूमत में। तो उस वक्त जो भी कंपनी इंडिया में काम करती थी तो उनको क्या करना होता था बेटा? 8050 में, 8056 ऐसे पहले 8050 एक्ट आया, उसके बाद आपका ये एक्ट के बाद क्या आया बेटा? नया एक्ट आया 8056, फिर उसके बाद 8082, उसके बाद 9013। तो ये सब क्यों आए बच्चों? याद रखना, क्योंकि पहली बार इंडिया में कंपनी का कंसेप्ट आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। और जब बच्चों कंपनी आई थी तो कंपनीज एक्ट की जरूरत थी कि कंपनी में कैसे काम होगा, कंपनी कैसे रेगुलेट करेगी, कंपनी में सारे काम कैसे होंगे, वो कहां से लिखा हुआ था? कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी कंपनी को अपना काम करना पड़ेगा। तो सिंपल सा समझो, ये चारों एक्ट अंग्रेजों के थे। अगर कोई आपसे पूछे बच्चों कि इंडिया का खुद का अपना एक्ट कौन सा था
तो आप इजीली बता सकते हो कंपनीज एक्ट 1956। इतने साल तक बेटा वो हमारा एक्ट चला। मेरा अगला क्वेश्चन आता है, व्हाई कंपनीज एक्ट 1956 रिप्लेस बाय कंपनीज एक्ट 2013? सर कंपनीज एक्ट 1956 आया, उसके बाद वो कितने साल तक चला बेटा? 2013 में हमारा नया एक्ट आया। तो इतने सालों तक हमारा कौन सा एक्ट चल रहा था? हमारी कंपनी को कौन सा एक्ट रेगुलेट कर रहा था बेटा? कंपनीज एक्ट 1956। तो ये भी तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा एक्ट ही अबोलिश कर दिया गया और एक नए एक्ट की जरूरत पड़ी? सोचने वाली बात है। आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं कह रहा हूं इंटरव्यू में भी ना पूछे तो बच्चों पता तो होना चाहिए आपको कि क्यों आपका एक्ट अबोलिश हुआ। अब कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे क्या बोलते हैं कि सर ये तो बहुत पुराना एक्ट था 1956, इसलिए इसको क्या कर दिया गया है? अबोलिश कर दिया गया है। आप मैं कहूं आपने सच तो बोला है, आधा सच है आपकी बातों में। अगर यही बात आपका लॉजिक में मान के चलूं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो तो इससे भी पुराने एक्ट है, लेकिन वो आज भी अबोलिश नहीं हुए। सोचने वाली बात है। सर कुछ बच्चे बोलते हैं इसमें अमेंडमेंट आती रही, तो अमेंडमेंट तो बेटा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भी आती है। क्या वो एक्ट अबोलिश हो गया? अमेंडमेंट को ही क्या कर देते हैं, उसमें एड ऑन कर देते हैं। आप ये भी नहीं बोल सकते कि इसमें क्या अमेंडमेंट आ चुकी थी। देखो अगर जेन्युइन रीजन जानना चाहते हो तो उसके लिए आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, और हिस्ट्री में हम चलते हैं बच्चों। आपको रीजन बताता हूं कि क्यों कंपनीज एक्ट 1956 को 2013 एक्ट ने रिप्लेस किया। चलो बच्चों यहां पे थोड़ा सा देखते हैं हम क्या रीजन। आप सभी बच्चों को पता होगा इंडिया में 1991 में कुछ बड़ा हुआ था बेटा इंडिया में। अगर इंडिया की मैं कहूं बात, अगर इंडिया में ग्रोथ हुई है, या मैं कहूं बेटा इंडिया में जहां से ज्यादा ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई है, वो 1991 का दौर था। और एक खास बात ये भी थी बच्चों, उसी वक्त हमारा भी जन्म हुआ था। तो 1991 में क्या हुआ बच्चों? 1991 में आपको पता है मनमोहन सिंह, कांग्रेस सरकार थी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नरसिम्हा राव। तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे जो बेटा, उन्होंने क्या लेके आए? कंसेप्ट लिबरलाइजेशन पॉलिसी। क्या लेके आए बच्चों? लिबरलाइजेशन पॉलिसी। सबको पता होगा 11th क्लास में आपने सबने ये बातें पढ़ी है इकोनॉमिक्स में। 1991 में हमारे देश में बड़े सुधार हुए थे बेटा, लिबरलाइजेशन पॉलिसी की बात हुई। यानी यहां पे क्या हुआ बेटा, हमारी इकोनॉमी को क्या किया गया 1991 के बाद? फ्री इकोनॉमी। हम किस पे बात करने लगे बच्चों? फ्री इकोनॉमी। और 1991 से पहले, बिफोर 1991 अगर मैं बात करूं बेटा, हमारी जो इकोनॉमी थी वो थी रेस्ट्रिक्टेड। कौन सी थी बच्चों? रेस्ट्रिक्टेड। और 1991 के बाद हमारी इकोनॉमी क्या थी? फ्री इकोनॉमी। यानी आपको हर चीज के लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा हर चीज के लिए इंटरफेयर करना नहीं चाहता था, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहता था। ठीक है बच्चों। तो 1991 में जो मनमोहन सिंह अपनी लिबरलाइजेशन पॉलिसी लेके आए थे, उसका पर्पज क्या था? इकोनॉमी को फ्री करना, जो कि 1991 से पहले हमारी इकोनॉमी क्या थी? रेस्ट्रिक्टेड। अब मेरा आप सभी बच्चों से क्वेश्चन है कि जो हमारा कंपनीज एक्ट 1956 था, वो बच्चों रेस्ट्रिक्टेड था या फ्री था? सोच के बताओ। 1956 जो हमारा एक्ट था वो फ्री था या रेस्ट्रिक्टेड था? अरे भाई इतना सिंपल है भाई। हमारी 1991 में तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई है, जहां पे हमने फ्री इकोनॉमी की बात की। हमारा एक्ट चला रहा है 1956 का। एक तरफ आप बात कर रहे हो फ्री इकोनॉमी की, और आपका एक्ट कौन सा चल रहा है अभी भी? रेस्ट्रिक्टेड। तो इंडिया में बेटा 1991 से ही जैसे हमारी लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई, हमने नए कंपनीज एक्ट पे सोचना शुरू कर दिया। काम तो बाद में करना शुरू किया।
यानी उस टाइम से हमारा माइंड मेकअप हो चुका था कि हमें अपना कंपनीज एक्ट को क्या करना है, अमेंड करना है, पुराने एक्ट को अबोलिश करना है, एक नया एक्ट लेके आना है जो हमारी लिबरलाइजेशन पॉलिसी से मैच करता हो। तो इंडिया है, आपको पता है बच्चों, यहां पे टाइम कितना लग जाता है, यहां तक आने में हमें कितना टाइम लग गया 1991 से, हमें यहां आके बेटा ये एक्ट कब आया, कंपनीज एक्ट 2013। यानी 91 से हमने सोचना शुरू किया था और हकीकत में ये एक्ट कब आया, 2013 में। एक बात और आपको बताता हूं, ठीक है, 2013 में किसकी सरकार थी बच्चों, हर चीज मोदी सरकार ने नहीं की है। मैं ये नहीं कहता हूं बेटा, मैं किसी कोई मेरा बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं 2013 में सरकार किसकी थी बच्चों, कांग्रेस की सरकार थी। और कांग्रेस को भी पता था कि वो तो अब कुछ दिनों के मेहमान है, क्योंकि 2014 में बच्चों मोदी साहब आ गए थे। तो 2013 में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह। कोई बच्चा बताएगा उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे 2013 में, पी चिदम्बरम साहब। तो उस वक्त बेटा कांग्रेस को पता था कि हम तो जा रहे हैं, और जब कोई सरकार जाने वाली होती है अपनी आखिरी दिनों में वो बहुत सारी घोषणाएं करके जाती है, बहुत सारे नई चीजें लेके आती है। क्यों, क्योंकि उनको चुनाव में जाना होता है, और चुनाव में जब कोई जाएगी बेटा पार्टी, तो उसको ये भी तो बताना होता है कि हमने क्या किया। जैसे अब मोदी गवर्नमेंट चुनाव में जाती है तो वो क्या बोलती है कि हम जीएसटी लेके आए, हम आईबीसी कोड लेके आए। तो हर सरकार को जनता के बीच में जाना होता है, तो जनता को बताना होता है कि हमने क्या किया। तो कोई आपसे पूछे कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस लेके आई थी कंपनीज एक्ट 2013, लेकिन 2014 में बेटा सरकार चेंज हो गई, मोदी की सरकार आ गई। तो आपको एक बात क्लियरली पता चल गई होगी, जो मेरा क्वेश्चन था क्यों हमारा पुराना एक्ट अबोलिश कर दिया गया। तो सिर्फ आपको एक लाइन में आंसर देना है कि जो हमारी लिबरलाइजेशन पॉलिसी थी उससे वो मैच नहीं करता था, और हमें अपनी लिबरलाइजेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक एक्ट को क्या करना था बेटा, एक नया एक्ट बनाना था। वो हमारा नया एक्ट कब आया, 2013 में। स्टार्ट हमने 1991 में सोचना शुरू कर दिया था, लेकिन हकीकत कब हुई बेटा, 2013 में। कांग्रेस जाते जाते हमें एक नया कंपनीज एक्ट देके गई, जिसको हम बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2013। कोई दिक्कत बच्चों? तो दो बातें अभी आपको मैंने सिखाई है कि हमारा नया एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 है, पुराना एक्ट 1956 है। और कोई भी बच्चा आपसे पूछे, कुछ बच्चों को लगता है 1956 से पहले हमारे एक्ट ही नहीं होते थे। भाई क्यों नहीं होते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी, इंडिया में कंपनी राज था, तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक्ट चाहिए था। तो हमारे पहले से भी 8050, 8052, 8088, 9013, ये चारों एक्ट भी हमारे टाइम टू टाइम कंपनी को रेगुलेट करते थे, इनको अमेंड करते गए हम। लेकिन ये चारों ही एक्ट अंग्रेजों के थे। हमारा खुद का जो एक्ट था वो कंपनीज एक्ट 1956 था, पहला इंडियन एक्ट जो कंपनी को गवर्न कर रहा था, इंडियन कंपनी को। फिर उसके बाद 2013 में आपका 1956 एक्ट को अबोलिश किया गया, नया एक्ट आया कंपनीज एक्ट 2013। आगे चले बच्चों, देखो मेरी बात एक समझ के चलना। अगर आपकी ये 1-1.5 घंटे की क्लास समझ में आ गई, आपको कंपनीज एक्ट एकदम आसान लगेगा, क्योंकि जो भी कंपनीज एक्ट की टर्म आप पूरे कंपनीज एक्ट में पढ़ोगे, आज मैं 1.5 घंटे के अंदर वो टर्म क्लियर करने जा रहा हूं। और आप अगर बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया तो आपका इंटरेस्ट बनता है, और जब आपका इंटरेस्ट बनता है तभी वो सब्जेक्ट आपको समझ में आएगा। जैसे आपने 11th क्लास में जब आपने एंट्री की होगी कॉमर्स में, तो कुछ रूल्स आपने सीखे होंगे, डेबिट व्हाट्स कम, क्रेडिट गोज आउट, ये सारी बातें क्या ये आज भी आपके काम आती है? बिल्कुल आती है। तो बच्चों अपनी बेसिक हमेशा स्ट्रोंग रखो। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, सर मुझे ये बताओ कि मैं जे सीएम में सीए, मेरे लिए कंपनीज एक्ट की क्या रेलिवेंस है? मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, मैं तो कॉस्ट अकाउंटेंट बनूंगा, मेरा फोकस तो अकाउंट पे होना चाहिए था। मैं क्यों लॉ को पढ़ूं ज्यादा सीरियसली, मैं कौन सा सीएस बनने जा रहा हूं? तो मेरी बात ध्यान से सुनना। एक बात बताओ बच्चों, आप चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, आपको ऑडिट कहां पे करना है?
एक बंदे को स्टैट्यूटरी ऑडिट करना है और एक बंदे को क्या करना है, कॉस्ट ऑडिट करना है। किसका करना है, कंपनी का करना है। भाई अगर आपको कंपनी में जाके कॉस्ट ऑडिट करना है, क्या आपको कंपनी एक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए या नहीं? आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टैट्यूटरी ऑडिट करने जाते हो, क्या आपको कंपनी एक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। बच्चों एक बात बताओ, जो आपके अकाउंट के कंसेप्ट होते हैं ना, वो भी कंपनी एक्ट से निकले हैं। सर कैसे, ये क्या बात कर रहे हो आप? बच्चों एक बात बताओ, आपने 11th-12th में भी पढ़ के आए होंगे, ग्रेजुएशन में आपने सुना होगा, पहले क्या होता था, शेयर डिस्काउंट पे इशू हो जाते थे। आज के टाइम पे आप शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। कहां लिखी है ये बात कि आप नहीं कर सकते? आपको कंपनी एक्ट का सेक्शन 53 क्या बोलता है कि आज के टाइम पे कोई भी कंपनी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। सिर्फ एक्सेप्शन क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर आप क्या कर सकते हो, डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। तो कहां से आई ये बात? आप बच्चों बैलेंस शीट बनाते हो, अपनी बनाते हो ना, बैलेंस शीट पी एंड एल, आपने पढ़ा होगा शेड्यूल 3। आपको जो बैलेंस शीट वगैरह बनानी है एज पर शेड्यूल 3 बनानी है। ये शेड्यूल 3 कहां पे दे रखा है, कंपनी एक्ट के अंदर दे रखा है। तो मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं, कंपनी एक्ट आपके लिए लाइफ टाइम इंपॉर्टेंट है। आप अच्छा सीए बनना चाहते हो, अच्छा सीएमए बनना चाहते हो और आप कंपनी सेक्रेटरी अच्छा बनना चाहते हो, तो आपकी लॉ की पकड़ स्ट्रांग होनी चाहिए। तो एज ए सीए सीएमए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बात मेरी हमेशा याद रखना। दूसरी बात सर, ये तो चलो हो गया फ्यूचर की बात। अभी सर हमें फ्यूचर मत बताओ, हमें आज में बताओ इसका क्या फायदा है। अगर आप सीएमए के स्टूडेंट हो या सीए के स्टूडेंट हो, आप जब सेकंड ग्रुप में ऑडिट पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं याद रखना, ये कंपनी लॉ या कंपनी एक्ट आपकी मदद करेगा ऑडिट सब्जेक्ट में। अगर आप सीएमए फाइनल में जाओगे तो सीएमए फाइनल में आपको पूरा कंपनी एक्ट ही पढ़ना है, इनडायरेक्टली। डायरेक्टली 50 मार्क्स का, इनडायरेक्टली 100 मार्क्स का। तो समझे मेरी बात बच्चों कि ये कंपनी एक्ट आपका बेसिक कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि जब आप फाइनल में आओगे, सीएमए फाइनल में या सीए फाइनल में आओगे, कोई आपसे, जो वहां का टीचर आपसे पढ़ाएगा, वो प्रिज्यूम करके चलेगा बेटा कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। और वो उस दिन आपको समझ में आता है कि हमने तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली नहीं थी। तो आज आपको बहुत अच्छे से हम आगे बढ़ रहे हैं, एकदम कूल होके आपको पढ़ना है, एकदम इंट्रो क्लास है आपकी, रेलिवेंट है आपकी। अगर आज की क्लास समझ में आ गई बच्चों, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, आपको पूरा कंपनी एक्ट आसान लगेगा। आगे बढ़ते हैं सर, इतनी बातें नहीं सुननी हमें, अब एक ज्ञान की बातें आगे बताओ। चलो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। चलो मेरी बात सुनो बेटा, नया एक्ट कौन सा आया है, कंपनी एक्ट 2030। टोटल सेक्शन कितने हैं मेरे बच्चों इसमें, 470 सेक्शन कंपनी एक्ट के अंदर है। टोटल 470 सेक्शन। इंटर के स्टूडेंट डरो मत, 470 सेक्शन आपको नहीं पढ़ने हैं, आपके लिमिटेड सेक्शन है। लेकिन पता तो होना चाहिए, एमसीक्यू का क्वेश्चन आ गया आपका कि कंपनी एक्ट के अंदर टोटल कितने सेक्शन होते हैं, तो आपको बताना है 470 सेक्शन। सर 470 सेक्शन को कितने चैप्टर में कंपनी एक्ट में बाइफरगेट किया है, 29 चैप्टर। और कितने शेड्यूल्स है बेटा, 7 शेड्यूल्स और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स। 4 बातें बताई मैंने। कंपनी एक्ट के अंदर आपके 470 सेक्शन है, उन 470 सेक्शन को 29 चैप्टर में बाइफरगेट किया है। 7 शेड्यूल्स दे रखे हैं आपको और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या दे रखे हैं मेरे बच्चों, रूल्स दे रखे हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पावर दी गई है कंपनी एक्ट में कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बना सकती है, रूल्स बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है। लेकिन एक्ट में कोई अमेंडमेंट करनी है, वो पावर किसकी होती है, पार्लियामेंट की। सर क्या बोल रहे हो आप, कहीं सीजी बोलते हो पार्लियामेंट, हमें तो लगता है दोनों एक ही चीजें होती है। नहीं मेरे बच्चे, सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट का कोई डिफरेंस बताएगा। आप रोज सुनते हो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट। कुछ तो मैं पूछता हूं बच्चों से, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं मोदी। देखो एक नॉर्मल बच्चा, नॉर्मल स्टूडेंट या नॉर्मल पर्सन मुझे बोले मोदी, तो मैं समझ जाऊंगा, समझ तो मैं आपकी बातों से भी जाऊंगा। लेकिन आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हो, आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो,
तो आपसे मेरी एक्सपेक्टेशन है आप अच्छे वर्ड यूज करें। तो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट में क्या डिफरेंस होता है? दोनों वर्ड आपने हमेशा सुने होंगे, लेकिन कोई पूछ ले इंटरव्यू में आपसे तो क्या बताओगे बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है रूलिंग पार्टी। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब बच्चों रूलिंग पार्टी। अब रूलिंग पार्टी कौन है अभी देश में? अभी बीजेपी। और मैं बीजेपी के साथ क्या वर्ड भी यूज कर सकता हूं? एनडीए, क्योंकि गठबंधन है, वो बात अलग है। बहुमत बीजेपी का खुद का है, लेकिन सरकार तो क्या है? एनडीए। सर फिर पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट का मतलब होता है बच्चों इट इज ए कॉम्बिनेशन, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन। अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं बच्चों, तो पार्लियामेंट के अंदर क्या सिर्फ रूलिंग पार्टी होती है? नहीं भाई, वहां पे क्या मिलेगी आपको? अपोजिशन पार्टी भी होती है पार्लियामेंट में। होती है या नहीं बच्चों? भाई आम आदमी पार्टी के तो यहां पे क्या है? दिल्ली में तो कोई सांसद है नहीं बच्चों, लेकिन पंजाब में तो उनके 1-2 सांसद जो भी थे बच्चों वो बैठते हैं पार्लियामेंट में। मायावती के 10 सांसद पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, मुलायम सिंह के बैठते हैं बच्चों, लालू यादव के शायद पता नहीं, लालू यादव का कोई सांसद नहीं है बेटा लोकसभा में। तो ये क्या होता है कि जब भी कोई आपसे पार्लियामेंट की बात करे तो पार्लियामेंट का मतलब है कॉम्बिनेशन बिटवीन रूलिंग पार्टी एंड अपोजिंग पार्टी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जब मैं बोलता हूं उसका मतलब क्या है बच्चों? रूलिंग पार्टी। तो कंपनीज एक्ट के अंदर टोटल कितने सेक्शन है? 470 सेक्शन। कितने चैप्टर में बाइफरगेट किया है? 29 चैप्टर। साथ में आपको क्या पढ़ना है? 7 शेड्यूल और सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स। और सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब रूलिंग पार्टी। आगे चलते हैं सर। देखो भाई, आपने बच्चों एक बात तो जानी, कंपनीज एक्ट 2013 आया, कौन लेके आई? कांग्रेस। लेकिन कोई काम कांग्रेस करे, बीजेपी उस काम को ऐसे ही चलने दे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बीजेपी ने कहा इस पूरे एक्ट को चेंज नहीं किया, उस एक्ट में अमेंडमेंट आई और 4 बार हमारा ओरिजिनल कंपनीज एक्ट को अमेंड किया जा चुका है। कब कब सर? कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट। ओरिजिनल एक्ट तो आज भी आप क्या बोलोगे बच्चों? कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन ये कंपनीज एक्ट 2013 फर्स्ट टाइम अमेंड किया गया। और अमेंड हमेशा याद रखना किसके थ्रू होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से नहीं कर सकती। अमेंड ये हुआ है पार्लियामेंट के थ्रू। तो यानी ये पार्लियामेंट में पास होके आया है दोनों हाउस में, लोकसभा में भी बच्चों और आपका राज्यसभा। फिर उसके बाद फिर जैसे जैसे हमने कंपनीज एक्ट को फॉलो किया, कुछ और प्रॉब्लम आई, फिर से हमारा नया कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आया 2017। फिर आया कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 और लेटेस्ट अभी कौन सा आया बच्चों? कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो जो ओरिजिनल एक्ट है वो किसका बनाया हुआ है? कांग्रेस का। लेकिन उसमें इतनी अमेंडमेंट कर दी गई है, तो ये आज का कंपनीज एक्ट भले ही हम कहने के लिए क्या बोलते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 कांग्रेस का एक्ट है, लेकिन अगर मैं आज की बात करूं इसमें इतने अमेंडमेंट हो चुके हैं। और ये सारी अमेंडमेंट किसके राज में हुई है बच्चों? बीजेपी। क्योंकि 2014 में किसकी गवर्नमेंट आ चुकी थी? बीजेपी की। तो कहने का मतलब जो ओरिजिनल एक्ट था वो था कंपनीज एक्ट 2013। 4 बार इसको पार्लियामेंट के थ्रू, राज्यसभा लोकसभा दोनों से अप्रूव करा के 4 बार इस एक्ट को अमेंड किया। और हम इसको क्या बोलेंगे? कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। ओरिजिनल को क्या बोला हमने? कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। उसके बाद कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017, कंपनीज अमेंडमेंट 2019। कुछ नालायक स्टूडेंट क्या समझते हैं कि 15 में अमेंडमेंट आया, फिर 17 में, यानी अमेंडमेंट एक्ट हर दूसरे साल आता है। ऐसा कुछ नहीं होता। ये देखो, तुम्हारी इस गलत फहमी को दूर करने के लिए जो आप गलत इंटरप्रिटेशन कर लेते हो, नया अमेंडमेंट एक्ट का आया 2020। तो आज भी हम एक्ट तो कौन सा बोलेंगे? कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 को कितनी बार अमेंड किया जा चुका है? 4 बार अमेंड किया जा चुका है। पहली बार कब किया गया था? 2015 में। और लेटेस्ट कौन सा है? कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। और ये अमेंडमेंट एक्ट किसके थ्रू आया? पार्लियामेंट के थ्रू।
और पार्लियामेंट में आपने पहले लोकसभा राज्यसभा दोनों में अप्रूवल ली और बाद में राष्ट्रपति की अप्रूवल मिलने के बाद ये इफेक्टिव होगा। क्लियर? तो ये भी हो गया हमारा। तो कोई आपसे पूछे बच्चों, ये जब एक्ट आया तो ये किसकी रिकमेंडेशन पे आया था? एक आपको याद रखना है बेटा, नॉलेज के लिए है बस आपके, जे ईरानी एक्सपर्ट कमेटी। अभी मैं आपको ना एक्चुअल ये बताने जा रहा हूं कि एक्ट बनता कैसे। तो सबसे पहले कोई आपसे पूछे जो हमारा नया कंपनीज एक्ट है ये किसकी रिकमेंडेशन पे आया था? एक कमेटी बनाई जाती है बच्चों, एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी का क्या नाम था? जे ईरानी कमेटी। तो जो नया कंपनीज एक्ट आया हमारा वो किसकी रिकमेंडेशन पे है? जे ईरानी। जे ईरानी, स्मृति ईरानी नहीं, कभी स्मृति ईरानी लिख के आ जाओ, जे ईरानी कमेटी की रिकमेंडेशन थी। और जो 1956 एक्ट था हमारा जो आज अबोलिश हो चुका है, उस कमेटी को किसने रिकमेंडेशन किया था? भाभा कमेटी। देखो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी बेसिक नॉलेज, जितनी आपकी नॉलेज होगी बच्चों, सीए सीएम में बन जाओगे, दाल रोटी का जुगाड़ तो आपका हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। लेकिन करोड़ों कमाना है तो फिर आपके नॉलेज ही काम आएगी। यानी डिग्री बेटा आपने ले ली, मैं ये नहीं कह रहा हूं बिना नॉलेज के डिग्री मिल जाएगी आपको, लेकिन आप अगर ज्यादा नॉलेज लोगे, हर फील्ड की अच्छी नॉलेज लोगे, तो आप कहां पहुंच जाओगे बच्चों? आप अगर सीए बने हो तो ये मान के चलो 100 करोड़ रुपए तो मरने से पहले आपके पास होने चाहिए बच्चे। वरना नॉर्मल कोर्स तो करके 30-40 हजार अगर आपको कमाने ही है तो बीकॉम एमबीए या एमबीए को मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, छोटे लेवल से एमबीए करने के बाद भी आप कमा सकते थे। कॉल सेंटर में आपकी अच्छी इंग्लिश है तो 30-40 हजार रुपए पर मंथ कमा सकते हो। तो अगर आप सीए सीएम में प्रोफेशनल कोर्स में आ रहे हो तो कभी ये मत सोचो कि मुझे कितना पैसा मिलेगा, आप ये सोचो ना मेरे बच्चों कि मुझे नॉलेज कितनी है। अगर आप अच्छी नॉलेज के साथ डिग्री भी ले रहे हो तो फिर देखना नॉलेज कभी भी आपको एकदम नहीं आती, धीरे धीरे ही आपको नॉलेज आएगी। टाइम के साथ आप हमेशा लर्निंग स्टेज में रहना, और ये तीनों डिग्री ऐसी है बच्चों, आप बुढ़ापे तक लर्निंग स्टेज में रहोगे। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो कोई आपसे पूछे कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे नया कंपनीज एक्ट आया था, आपको बोलना है जे ईरानी कमेटी। और अगर मैं बात करूं दूसरी 1956 जो हमारा एक्ट था वो किसकी रिकमेंडेशन पे था? भाभा कमेटी। चलो बच्चों आगे चलते हैं भाई। तो नेक्स्ट स्टार्ट है बेटा आपका, ये नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम क्या? प्रोसीजर ऑफ मेकिंग न्यू कंपनीज एक्ट। अब आपको मैं प्रोसीजर बताने जा रहा हूं कि ये नया कंपनीज एक्ट कैसे, इसका प्रोसीजर था, कैसे बनाए बच्चों। सबसे पहले बच्चों क्या आता है, एक्ट बनने से पहले क्या था? एक स्टेप 1 ड्राफ्ट। पहले हमने क्या बनाया बेटा? कंपनीज बिल। पहले क्या होता है बेटा? डायरेक्टली एक्ट नहीं आता है, पहले एक ड्राफ्ट किया गया, ड्राफ्ट था अभी कंपनी बिल 2012 बाय मिनिस्ट्री। फिर उसके बाद क्या किया गया? ये एक ना बेटा कमेटी होती है, पार्लियामेंट की क्या होती है? कमेटी होती है, जिसके अंदर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं बेटा। वो क्या करते हैं, देखो स्टेप 2 में सबसे पहले हमने कंपनी बिल ड्राफ्ट किया 2012 में बाय मिनिस्ट्री। ठीक है बच्चों। स्टेप 2 प्लेस बिफोर स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। फिर ये बिल कहां पे रखा गया? स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के पास। फिर स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ने इसको क्या किया बच्चों? अप्रूव किया। अप्रूव होने के बाद ये कहां पे गया? लोकसभा में। लोकसभा में कब पास हुआ ये? 18 दिसंबर 2012। ठीक है। फिर उसके बाद हम अगर बात करें, ये फिर कहां पे अप्रूव हुआ? राज्यसभा में 8 अगस्त 2013। और उसके बाद ये कहां पे सबमिट होता है बच्चों? एक बार देखो स्टार्टिंग में पहले हमने ड्राफ्ट कंपनी बिल 2012 में बनाया गया मिनिस्ट्री के द्वारा। मिनिस्ट्री का मतलब यहां पे क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। और उस वक्त में मेरे बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के मिनिस्टर कौन होते थे जब 2012 थी? सचिन पायलट। ये नाम आपने सुना होगा बच्चों, राजस्थान के हैं बच्चों, सचिन पायलट। उस टाइम पे क्या थे बच्चों? मिनिस्टर थे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के। तो एक ड्राफ्ट कंपनी बिल बनाया गया मिनिस्ट्री के द्वारा,
फिर ये कहां पे भेजा गया, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव किया। फिर ये वहां से अप्रूव होने के बाद लोकसभा में पास हो गया 18 दिसंबर 2012 को। फिर उसके बाद इसको कहां भेजा गया, राज्यसभा में। 8 अगस्त 2013 को ये राज्यसभा में अप्रूव हो गया, पास हो गया। और वहां पे दोनों हाउस में पास होने के बाद, अपर हाउस और लोअर हाउस में पास होने के बाद बच्चों ये कहां पे गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गया। और उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी थे। हाँ, एक सेकंड बच्चा, नहीं 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 बेटा, मैं गलत हूं यहाँ पे। प्रणब मुखर्जी नहीं बेटा, क्योंकि उनको भी बेटा बीजेपी गवर्नमेंट में लेके आए, फिर उनको भी या कंटिन्यू किया था। तो वहां पे क्या हुआ बेटा, सबमिट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो पोस्ट होती है, इंसान तो बदलते रहते हैं। तो फिर ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास सबमिट किया गया और प्रेसिडेंट ने क्या दिया अपने बच्चों, एसेंट। एसेंट का मतलब क्या होता है, सहमति दी। कब दी, 29 अगस्त को। और 30 अगस्त को बच्चों कंपनीज एक्ट क्या कर दिया गया, नोटिफाई कर दिया गया। कहां पे, ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र। ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया का मतलब भारत का राजपत्र। भाई बच्चों, पुराने जमाने में जब राजा का कोई फरमान आता था तो क्या बोलता था, सुनो सुनो गांव वालों, या पूरे उसके लिए कोई घोषणा की जाती थी। लेकिन अब ऐसा थोड़ा होता है। अब तो क्या करती है सरकार, कोई एक्ट पास करती है, उसे क्या करती है भाई, आज के टाइम पे इंटरनेट है, सब कुछ है, तो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर देती है, ताकि कोई भी जाके वहां पे उसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हमने बात की। तो बच्चों, आपका ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर दिया गया। कब पब्लिश हुआ ऑफिशियल गैजेट में, 30 अगस्त को। 30 अगस्त को हमारा क्या हो गया बेटा, नया कंपनीज एक्ट क्या हो गया, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर दिया गया। लेकिन आपको एक बात समझनी है, आपका पूरा एक्ट 30 अगस्त को नोटिफाई नहीं हुआ था, सिर्फ सेक्शन 1 कंपनीज एक्ट का 30 अगस्त को क्या हो गया था, नोटिफाई हुआ था। आपको याद रखना है, हमारा सिर्फ सेक्शन 1 कंपनीज एक्ट का क्या हो गया था, 30 अगस्त को नोटिफाई हो गया था। जो हमारा नया कंपनीज एक्ट है, ये बिट एंड पीसेस में आया, मतलब एक साथ सारा एक्ट इफेक्टिव नहीं हुआ, थोड़ा सा एक्ट कुछ टाइम के बाद हुआ। आज तक अभी भी बहुत सारे सेक्शन क्या है बच्चों, इफेक्टिव नहीं हुए। तो सिर्फ 30 अगस्त को हमारा कौन सा सेक्शन बेटा नोटिफाई हुआ था, सेक्शन 1। तो एक बार लास्ट टाइम इसको देखते हैं हम। सबसे पहले मैंने क्या बताया, प्रोसीजर क्या होता है, ये जो हमारा नया कंपनीज एक्ट 2013 है, इसका प्रोसीजर क्या था। सबसे पहले कंपनी बिल ड्राफ्ट हुआ, पहले बिल आता है, फिर बिल किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, एक्ट में। और बिल हमेशा तभी कन्वर्ट होगा एक्ट में जब दोनों हाउस से अप्रूव हो जाए और राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एसेंट मिल जाए, तो बिल कन्वर्ट हो जाता है आपका एक्ट में। तो सबसे पहले ड्राफ्ट कंपनी बिल आया मिनिस्ट्री के द्वारा, 2012 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर लेके आई, सचिन पायलट उसके मिनिस्टर थे। फिर ये बिल को कहां पे रखा गया, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के पास भेजा गया। वहां से अप्रूव होने के बाद इसको कहां पे रखा गया बेटा, लोकसभा में इसको अप्रूव किया गया 18 दिसंबर 2012 को। लोकसभा अप्रूव होने के बाद इसको राज्यसभा में अप्रूव किया 8 अगस्त 2013 को। और उसके बाद बेटा दोनों हाउस में अप्रूव होने के बाद इसको कहां पे भेज दिया गया इस बिल को बेटा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेज दिया। जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपनी एसेंट दी, और कब दी एसेंट, 29 अगस्त को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एसेंट दी थी। वैसे ही बेटा 30 अगस्त को क्या हो गया था, ये आपका कंपनीज एक्ट नोटिफाई हो गया था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, पूरा एक्ट 30 अगस्त को नोटिफाई नहीं हुआ था, सिर्फ उसका सेक्शन 1 नोटिफाई किया गया था 30 अगस्त को। नोटिफाई कहां हुआ था मेरे बच्चों, ऑफिशियल गैजेट। फिर हम बात करते हैं, सर ये जो कंपनीज एक्ट है, इतना बड़ा कंपनी, 11 लाख कंपनी, इसका एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है ना मेरे बच्चों, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। देखो 3 लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट की 3 लेवल मशीनरी क्या करती है, यहां पे काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की 3 लेवल मशीनरी क्या करती है, काम करती है। देखो 3 चीजें याद करो, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, एक आपका रीजनल डायरेक्टर, एक आरओसी। ये सारे वर्ड आपको कंपनीज एक्ट में रोज सुनने को मिलेंगे। तो अपने कान बेटा क्या कर लो, कानपुर में क्या नहीं होनी चाहिए, हड़ताल नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सुनो,
ये जो 4 वर्ड मैं बताने जा रहा हूं ये रोज आपको मिलेंगे, कहीं पे लिखा होगा आरडी अप्रूवल, कहीं आरओसी, इन सारे वर्ड से आज ही आपको हैबिचुअल हो जाना है, ताकि आपको कभी भी क्लास में इन वर्ड को लेके कोई परेशानी ना हो। तो कोई आपसे पूछे कि जो हमारा नया कंपनीज एक्ट 2013 है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की 3 लेवल मशीनरी काम करती है। कैसे सर? पहला बेटा, सबसे टॉप लेवल पे मैंने क्या बोला? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, फिर मैंने क्या बोला? आरडी, फिर मैंने क्या बोला? आरओसी। सबसे पहले मैं बात करता हूं, भाई आप इतनी सारी मिनिस्ट्री सुनते हो, पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इंडिया की? कोई बताएगा मुझे? फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है बच्चों? अभी निर्मला सीतारमन। और फाइनेंस मिनिस्टर के साथ उसे कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो है ही बेटा उनके पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर भी किसके पास है? जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है, जो कंपनी के सारे मामलों को देखती है बेटा, वो मिनिस्ट्री भी किसको है? मैडम को ही दे रखी है। यानी फाइनेंस मिनिस्टर भी निर्मला सीतारमन, और अपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की मिनिस्टर भी कौन है बच्चों? निर्मला सीतारमन। उस टाइम पे कौन होते थे? याद करो, सचिन पायलट। आज के टाइम पे हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दोनों की मिनिस्ट्री किसके पास है बेटा? निर्मला सीतारमन। फिर हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, सर ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के बारे में बताओ। वन बाय वन एक एक टर्म को क्लियर करते चलते हैं। ये जो हमारी एमसीए है, एमसीए की फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज प्राइमरी कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो आपकी कंपनीज एक्ट 2013 है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करती है बेटा? आपकी कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करती, सिर्फ ये मत समझना कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है वो सिर्फ कंपनीज एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करती, वो किसका भी एडमिनिस्ट्रेशन करती है बच्चों? एलएलपी एक्ट। कौन से एक्ट का? एलएलपी एक्ट। यानी एलएलपी एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन भी कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। और बहुत सारे अदर अलाइड एक्ट है जो आप सीए फाइनल में पढ़ोगे, अभी वो मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेना, कंपटीशन एक्ट 2002। तो भाई कोई आपसे पूछे क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर सिर्फ कंपनीज एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन करती है? नहीं, कंपनीज एक्ट को तो करती है, साथ में जो आपका एलएलपी एक्ट है, जो आपने सीए फाउंडेशन में पढ़ा होगा, सीएमए में आपको इंटर लेवल पे पढ़ना है, आपको सीएमए इंटर में आपको एलएलपी एक्ट को ध्यान से पढ़ना है। तो बच्चों जो हमारा एलएलपी एक्ट है उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। कंपनीज एक्ट 2013 का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। और तो और सिर्फ इतना ही काम नहीं है हमारी मिनिस्ट्री का बेटा, इन कंपनीज एक्ट को, एलएलपी एक्ट का तो एडमिनिस्ट्रेशन करती है, साथ में आपकी 3 प्रोफेशनल बॉडी है जो सब बच्चों को पता है। तीनों इंस्टीट्यूट के नाम बताओ बेटा, सीए, सीएस, सीएमए। तो ये जो तीनों प्रोफेशनल बॉडी है जिनका नाम क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये जो तीनों प्रोफेशनल बॉडी है जो गवर्न होती है बेटा स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। आपका मॉड्यूल देखना, जब आपके घर पे मॉड्यूल आएगा पहले ही पेज पे देखना बेटा क्या लिखा है, गवर्न अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ध्यान से सुनो, सिर्फ एमसीए, कंपनीज एक्ट और एलएलपी एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करती, उसके साथ साथ इन तीनों बॉडी को सुपरवाइज करने का काम भी किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। और फाइनेंस मिनिस्टर भी कौन? हमारी निर्मला सीतारमन। तो जो हमारी निर्मला सीतारमन मैम है, इनके पास दोनों की दोनों मिनिस्ट्री है। तो आपकी तीनों जो प्रोफेशनल बॉडी है उसको सुपरवाइज भी कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। आपके कंपनीज एक्ट 2013 का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? आपका ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। एलएलपी एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? तो जो आपके तीनों, ये जो बेटा तीनों आपके सेपरेट एक्ट बने हुए हैं, याद रखना बच्चों, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है अपना 1949 बेटा, ये जो एक्ट है आपके तीनों के अपने सेपरेट एक्ट बने हुए हैं, और तीनों सेपरेट एक्ट बेटा याद रखना उनको सुपरवाइज करने का काम कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ये मैंने लिख दिया है बच्चों, निर्मला सीतारमन
कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर कौन है हमारी, और फाइनेंस मिनिस्टर भी कौन है, कोई आपसे प्रैक्टिकली पूछ ले तो आप बता सकते हो निर्मला सीतारमन हमारी। बेटा कॉर्पोरेट अफेयर की मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन, या फाइनेंस मिनिस्टर भी। और बेटा स्टेट लेवल पे जो मिनिस्ट्री दे रखी है बेटा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, पहले बेटा अनुराग ठाकुर थे, लेटेस्ट बेटा अभी मोदी गवर्नमेंट का मंत्रिमंडल चेंज हुआ है, तो अभी लेटेस्ट कोई पूछे मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, भाई इंडिया लेवल पे तो कौन है बेटा, निर्मला सीतारमन। लेकिन अगर आप देखें बेटा मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, ये राव इंद्रजीत सिंह, ये हमारे एमपी है बेटा। तो ये पहले अनुराग ठाकुर थे बेटा, इनको स्पोर्ट मिनिस्टर की तरफ भेजा गया है, और यहाँ पे मिनिस्ट्री किसको दी गई है, राव इंद्रजीत सिंह। क्लियर बच्चों। तो हमने पहला पॉइंट पढ़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मैंने बताया था 3 लेवल मशीनरी काम कर रही है, उसमें हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को जाना। और लास्ट टाइम फिर बता देता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ही कंपनीज एक्ट 2013 का एडमिनिस्ट्रेशन करती है। जैसे बेटा आप टैक्स में पढ़ोगे, आप टैक्स की क्लास लोगे ना, तो वहां पे कौन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है उसका, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ऐसे ही कंपनीज एक्ट 2013 का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। सिर्फ क्या सर कंपनीज एक्ट का ही करता है, नहीं, एलएलपी एक्ट का भी करता है, और बहुत सारे अदर अलाइड लॉ भी है जिनका एडमिनिस्ट्रेशन करता है। फिर मैंने क्या बताया, 3 आपकी प्रोफेशनल बॉडी है जो सेपरेट एक्ट से गवर्न होती है अंडर पार्लियामेंट, उन तीनों का सुपरविजन भी करता है सीए, सीएस, सीएम में तीनों इंस्टीट्यूट, इनको सुपरविजन करने का काम भी किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। और लास्ट में मैंने इसके मिनिस्टर का नाम भी बताया, निर्मला सीतारमन हमारी क्या है, कॉर्पोरेट अफेयर की मिनिस्टर है और फाइनेंस मिनिस्टर भी है। और स्टेट मिनिस्टर कौन है, पहले ये अनुराग ठाकुर थे बेटा, अब कौन है, राव इंद्रजीत सिंह। आगे बढ़ते हैं, दूसरा वर्ड मैंने बोला था आरडी। आरडी से पहले बेटा मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूं, आरओसी। एक वर्ड बेटा हर दिन आपको कंपनीज एक्ट में मिलेगा, आरओसी। इसकी आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाता हूं। आरओसी क्या है, पहले फुल फॉर्म याद करो, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अब एक बात सुनो बच्चों, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का मतलब ध्यान से सुनो, जनरली मैंने क्या लिखा है, एवरी स्टेट हैव इट्स ओन आरओसी। हर स्टेट के अंदर बच्चों जनरली, मैंने क्या बोला, जनरली हर स्टेट के अंदर अपनी एक आरओसी होती है। आरओसी का मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। लेकिन 2 ऐसे स्टेट भी है इंडिया के अंदर जहां पे एक ही स्टेट के अंदर 2 आरओसी है। सर ऐसे कौन से स्टेट हमें बताना, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। महाराष्ट्र में कहां पे बेटा, पुणे के अंदर भी आरओसी है और मुंबई, और तमिलनाडु में चेन्नई और कोयम्बटूर। क्लियर। तो जनरली हर स्टेट के अंदर एक आरओसी है, लेकिन 2 ऐसे स्टेट है जहां एक ही स्टेट के अंदर बच्चों 2 आरओसी है। कौन कौन से स्टेट, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। सर महाराष्ट्र में 2 जगह कहां पे है, पुणे और मुंबई, तमिलनाडु में चेन्नई कोयम्बटूर। लेकिन नीचे देखो बेटा, नीचे मैंने नोट्स में क्या लिखा है, दिल्ली एंड हरियाणा हैव कॉमन आरओसी। दिल्ली एंड हरियाणा हैव कॉमन आरओसी। जो दिल्ली है और जो हमारी हरियाणा है बेटा, इनकी कॉमन आरओसी है। और ये कॉमन आरओसी कहां पे है बच्चों, नेहरू प्लेस पे। कहां पे है बच्चों, नेहरू प्लेस। आप मेट्रो स्टेशन जाना, वहां आपको दिखेगी बेटा, दिल्ली और हरियाणा की एक ही आरओसी है नेहरू प्लेस पे। और कुछ और भी ऐसे बेटा छोटे छोटे, आपने 7 सिस्टर सुना होगा। नॉर्थ ईस्ट में आप जाओगे बेटा तो आसाम, मेघालय, मणिपुरा, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, इन सब की भी क्या है बच्चों, एक ही आरओसी है। इन सब की क्या है बच्चों, एक ही आरओसी है। तो मैंने जनरली बोला था, मैंने ये नहीं बोला था कि 100%, मैंने बोला था जनरली तो हर स्टेट की अपनी एक आरओसी है। जैसे कौन कौन से स्टेट, राजस्थान की अपनी है, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार बेटा, आप झारखंड बोल सकते हो, आप पंजाब बोल सकते हो, हरियाणा बोल सकते हो, तमिलनाडु बोल सकते हो, केरला बोल सकते हो। इन सभी स्टेट में अपनी एक आरओसी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। लेकिन 2 ऐसे स्टेट है जहां पे एक ही स्टेट के अंदर 2 आरओसी है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और कुछ ऐसे भी यूनियन टेरिटरी है बेटा, यह स्टेट है जहां पे मिलके एक आरओसी है। जैसे दिल्ली एंड हरियाणा की एक कॉमन आरओसी है, और आसाम, मेघालय, मणिपुरा, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, इनकी भी बच्चों क्या है, अपनी खुद की एक आरओसी। सर ये तो आपने बहुत अच्छा समझाया कि आरओसी कहां है, पर सर हमें ये नहीं समझ में आया क्या करती है आरओसी। अब वो समझते हैं बेटा, ध्यान से समझना मेरी बात। बच्चों एक बात बताओ,
ये मिस्टर एक्स साहब है हमारे, मिस्टर एक्स, इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और साथ में बच्चों ये क्या बन गए, सीएम में भी बन गए। अब इन्होंने कहा कि नहीं मुझे बिजनेस करना है, और बिजनेस भी क्या करना है, और बिजनेस कहां पे करना है बेटा, मान के चलते हैं मिस्टर एक्स कहां के रहने वाले हैं बेटा, ये मान के चलते हैं बेटा, कहां पे लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, यूपी में ले लेते हैं बेटा, ये यूपी के बेटा सहारनपुर के रहने वाले हैं, या अगर आप ये नाम नहीं याद हो बेटा तो आप क्या ले सकते हो, यूपी में लखनऊ के रहने वाले हैं। और ये क्या बनाना चाहते हैं बच्चों, एक कंपनी बनाना चाहते हैं। तो एक बात बताओ, जब कंपनी बनती होगी बच्चों, तो कंपनी के डॉक्यूमेंट कहां पे सबमिट करने होते हैं, भाई किसी बच्चे के दिमाग में कंपनी बनाने का आइडिया आया, तो जो आपको कंपनी के डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, इनकॉर्पोरेट का मतलब जब आप कंपनी बना रहे हो, तो आपको अपने स्टेट की आरओसी को सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने। यानी कोई भी किसी स्टेट का पर्सन अगर अपने स्टेट के अंदर कोई कंपनी बनाना चाहता है तो अपनी स्टेट की आरओसी को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा। जैसे बेटा यूपी में हम बात करें तो कानपुर में हमारी क्या है, आरओसी है। तो ये लखनऊ का बंदा क्या बनाना चाहता है, यूपी के अंदर एक कंपनी फॉर्म करना चाहता है, कंपनी बनाना चाहता है, और एक बार ये कंपनी बनाएगा तो इसको क्या फॉलो करना पड़ेगा, कंपनी एक्ट 2013। चलो वो तो बात की बात है, सब कंपनी एक्ट फॉलो करेंगे, पहले हमारी कंपनी तो बनवाओ। तो अगर कोई यूपी के अंदर कोई भी बंदा बेटा यूपी के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहता है, तो पहले उसे अपने इनकॉर्पोरेशन के कंपनी बनाने के डॉक्यूमेंट अपने स्टेट की आरओसी को सबमिट करने पड़ेंगे। कोई पंजाब में कंपनी बनाना चाहता है, वो यूपी की आरओसी को थोड़ा डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, पंजाब की आरओसी को करेगा। अगर कोई बिहार में कोई बंदा अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहता है, तो बिहार में पटना में आरओसी है, तो पटना आरओसी को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराएगा। अगला क्वेश्चन सर हमें फिजिकली जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, बिहार तो बहुत बड़ा है बेटा, यूपी भी नहीं। बच्चों ये सारा काम आपको कहां जाके करना होता है, आपको एमसीए की साइट पे जाना होता है। किसके, एमसीए के पोर्टल पे जाके आपको ऑफिस में जब ज्वाइन करोगे, आप सीएम में ट्रेनिंग पे जाओगे, तब आप इस पोर्टल पे जाओगे, या कुछ बच्चे जा भी चुके होंगे बेटा जो काम कर रहे हैं, तो एमसीए के पोर्टल पे जाके आप सारे डॉक्यूमेंट आरओसी को सबमिट कर सकते हो। कोई काम आज के टाइम पे फिजिकली आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, नेट होना चाहिए, एमसीए का पोर्टल बेटा आप लॉग इन करो, और वहां से जाके आप क्या कर सकते हो, आप अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो सिंपल सी बात समझो, किसी भी स्टेट का बंदा अगर अपनी कंपनी बनाना चाहता है, तो उसे कंपनी के डॉक्यूमेंट किसको सबमिट करने होते हैं, अपने स्टेट की आरओसी को। और अभी मैंने बताया हर स्टेट के अंदर एक आरओसी होती है, और कुछ ऐसे भी स्टेट है जहां एक ही स्टेट के अंदर 2 आरओसी है, और कुछ ऐसे भी स्टेट है जहां पे कई यूनियन टेरिटरी और स्टेट को मिला के क्या बनाया हुआ है बेटा, सिंगल आरओसी। क्लियर। दूसरी बात सर, आपने बताया जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसके डॉक्यूमेंट आरओसी को सबमिट होते हैं। क्या आरओसी का काम इतना ही होता है? नहीं बच्चों, अब आपकी कंपनी बन गई है, तो अब पूरे साल आप रनिंग में आ चुके हैं, आप बिजनेस रन कर रहे हो आप, तो याद रखना हर चीज की इंटीमेशन एज पर कंपनीज एक्ट, जहां जहां कंपनीज एक्ट में लिखा है कि आपको ये इंफॉर्मेशन किसको सबमिट करनी पड़ेगी, आरओसी को। तो आपको ऐसा नहीं है बच्चों, एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, सिर्फ कंपनी इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट के लिए आरओसी नहीं होता है, आरओसी अपने स्टेट की सारी कंपनी को सुपरवाइज करता है। क्या करता है, आरओसी का काम क्या है बेटा, सुपरवाइज करना। किसको, अगर बिहार के अंदर जितनी भी कंपनी है, बिहार आरओसी उसको सुपरवाइज करेगा कि यहाँ पे सारा काम एज पर कंपनी एक्ट हो रहा है या नहीं, कोई नोटिस इशू करना है बच्चों उनको, या आप भी जो भी कंपनी में आप जो भी काम करोगे, और कंपनी एक्ट में अगर क्लियरली लिखा है इस काम के लिए आपको किसको इंटीमेशन देनी है, आरओसी को। तो हर कंपनी बेटा जब तक चलती रहती है, जैसे बच्चों कंपनी की बैलेंस शीट बनती होगी, तो क्या वो बैलेंस शीट हर साल किसको फाइल करनी होती है, आरओसी को। तो सिर्फ बच्चों ये मत समझना सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, सिर्फ कंपनी एक बार बन गई आरओसी पिक्चर से बाहर नहीं, पूरे साल आपको आरओसी को कुछ ना कुछ भेजते रहना पड़ता है। जैसे बेटा आपको अपनी बैलेंस शीट भेजनी है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट होती है बैलेंस शीट। मैं कहूं बेटा आपको कंपनी को अपनी एनुअल रिटर्न भेजनी होती है, सब डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी तो सिर्फ मैं इतना समझाना चाहता हूं।
आपकी आरओसी आपके काम को सुपरवाइज करती है। आपके स्टेट के अंदर जो आपकी आरओसी है, आपके बिहार में जितनी भी कंपनी है, वो पटना आरओसी उनको सुपरवाइज कर रही है, और आपको भी पटना आरओसी को टाइम टू टाइम अपने फॉर्म वगैरह सबमिट कराने होते हैं, वरना पेनल्टी लगेगी, फाइन पेनल्टी लगेगी, जो भी कंपनी एक्ट में लिखा हो। तो मैंने एमसी आपको क्लियर किया, मैंने आपको क्या क्लियर किया बच्चों, आरओसी क्लियर किया। अब मैं दूसरा टर्म आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। एक वर्ड क्या है बच्चों, आरडी, मैंने जिसको स्किप किया था अभी, रीजनल डायरेक्टर। और आरओसी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है बच्चों, आरओसी भी क्या होती है, एक पर्सन है। जैसे बिहार आरओसी आपको मिल जाएगा, उसका नाम लिखा होगा, उसका टेलीफोन नंबर, आप एमसीए की साइट पे जाना, आप वहां पे सर्च करना आरओसी, आपको पूरी आरओसी की डिटेल मिल जाएगी। और जो बिहार आरओसी है बेटा, वो कौन पर्सन है, उसका नेम, उसका नंबर, सब कुछ मिल जाएगा। कुछ प्रॉब्लम है तो आप कॉल कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं सर ये आरडी, अभी तो मैंने बताया था आपको कि सेंट्रल गवर्नमेंट की 3 लेवल मशीनरी काम करती है। कितने लेवल की, 3 मशीनरी। तो सबसे टॉप लेवल पे कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, उसके नीचे कौन आता है, आरडी। इंडिया में बेटा टोटल 7 आरडी है। जैसे मैंने आरओसी क्या बताया, हर स्टेट के अंदर एक आरओसी होती है, वैसे ही इंडिया में टोटल कितने आरडी है। और ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये रीजनल डायरेक्टर भी एक पर्सन है। ये 7 आरडी है बच्चों। कितने आरडी है इंडिया में, 7 आरडी। कौन कौन से बेटा, आरडी ईस्ट, आरडी ईस्ट 7 आरडी, इनको रीजन वाइज, इनको स्टेट वाइज नहीं बाइफरगेट किया है। हमारा आरडी ईस्ट कहां पे है, एरिया कहां है, कोलकाता। आरडी नॉर्थ, आरडी नॉर्थ न्यू दिल्ली। आरडी साउथ चेन्नई। आरडी वेस्ट मुंबई। आरडी वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट अहमदाबाद। फिर हमने किसकी बात की, आरडी साउथ ईस्ट, ये कहां पे है हमारा, तेलंगाना। और आरडी नॉर्थ ईस्ट शिलोंग। तो मैंने क्या बताया बच्चों आपको, देयर आर 7 आरडी इन इंडिया। आरडी की फुल फॉर्म रीजनल डायरेक्टर। कितने आरडी है इंडिया में, 7 आरडी। और ये आरडी बच्चों कहां पे है बेटा, इनका एरिया कहां पे है, जो हमारा आरडी नॉर्थ है। देखो मैं एक एक आरडी, अगर मैं आरडी ईस्ट की बात करूं तो आरडी ईस्ट का एरिया क्या है बेटा, कोलकाता। आरडी नॉर्थ कहां पे है बेटा, न्यू दिल्ली। साउथ चेन्नई, वेस्ट मुंबई। अगर मैं नॉर्थ इसकी बात करूं बच्चों, नॉर्थ वेस्ट की अहमदाबाद है आरडी। आरडी साउथ तेलंगाना। आरडी नॉर्थ ईस्ट शिलोंग। तो हमारे 7 रीजन, पहले मैंने रीजन बताया और दूसरी तरफ क्या लिखा बच्चों, एरिया। अब एक बात बताओ सर, ये आरडी क्या करता है, आपने मुझे आरओसी तो समझा दिया कि आरओसी क्या करता है, आरडी किसको सुपरवाइज करता है बच्चों, सुपरवाइज आरओसी वर्क। आरडी किसको सुपरवाइज कर रहा है बच्चों, आरओसी के काम को। और कौन सी आरओसी, जो उसके एरिया में आती है। सर ये बात नहीं हमें समझ में आई, ध्यान से सुनो। अभी मैंने आपको क्या समझाया, जनरली हर स्टेट के अंदर एक आरओसी होती है। अब मुझे एक बात बताना बेटा, मैं आरडी नॉर्थ की बात करता हूं बेटा, मुझे कोई बच्चा बताएगा कि नॉर्थ के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं, क्योंकि जीके भी तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी। नॉर्थ में आपका दिल्ली आता है, हरियाणा आता है, पंजाब आता है, जे&के आता है, हिमाचल आता है। मुझे ये बताओ, क्या हरियाणा दिल्ली की तो बेटा कॉमन आरओसी है, क्या पंजाब की अपनी आरओसी होगी, बिल्कुल। जम्मू कश्मीर की, बिल्कुल। हिमाचल की, तो आरओसी कितनी हो गई, 4। यानी जो नॉर्थ में है टोटल 4 आरओसी है। तो इन 4 आरओसी के ऊपर कौन बैठा रखा है, आरडी, रीजनल डायरेक्टर। ये इन 4 आरओसी के काम को सुपरवाइज कर रहा है। और आरओसी किसको सुपरवाइज कर रही है, जो उसके स्टेट के अंदर कंपनी है वो किसको सुपरवाइज करती है, कंपनी के काम को। और इनके काम को कौन सुपरवाइज कर रहा है, आरडी। और आरडी स्टेट वाइज नहीं होते, आरडी होते हैं मेरे बच्चों जोन वाइज। तो जो आरडी नॉर्थ है, आरडी नॉर्थ किसको सुपरवाइज कर रहा है, जो नॉर्थ के अंदर आरओसी आती है उनके काम को कौन सुपरवाइज करता है, आरडी नॉर्थ। ऐसे मैं ईस्ट की बात करूं, ईस्ट में कौन से आ जाते हैं, आपका बंगाल आ जाता है, आपका बिहार आ जाता है। तो बंगाल की अपनी आरओसी है, बिहार की अपनी आरओसी है, लेकिन इन दोनों आरओसी को कौन सुपरवाइज कर रहा है, आरडी ईस्ट। ऐसे ही साउथ नॉर्थ ऐसे जोन में
डिवाइड किया गया। क्लियर बच्चों? तो ये तीनों टर्म हमने देखी बच्चों, आरडी क्या है, आरओसी क्या है और ये सब। तो तीनों टर्म आपको रोज मिलने वाली है बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर वर्ड भी आपसे। और एक बात आपको और बता देता हूं मैं, आपको हमेशा के लिए पता होना चाहिए, पूरे कंपनीज एक्ट में जब भी कभी आपको सीजी लिखा मिले, जब भी पूरे कंपनीज एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड यूज हो, मुझे आज बता रहा हूं, हमेशा के लिए समझ जाना, सीजी का मतलब क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। जब भी पूरे कंपनीज एक्ट में आपको क्या मिले, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड मिलेगा, तो समझ जाना यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अगर आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो और वहां पे क्या मिले, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड आपको मिले, तो वहां समझ जाना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मैं तो कंपनीज एक्ट की बात करूंगा, तो जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ते हुए कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड आ जाए, तो आप समझ जाना यहाँ पे सर ने जो बार बार बोलते हो ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, उस सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री से है, कॉर्पोरेट अफेयर। तो मैंने आपको बताया कंपनीज एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। तीन सेंट्रल गवर्नमेंट की मशीनरी काम करती है। पहली एमसीए, टॉप लेवल पे एमसीए, उसके नीचे कौन काम कर रहा है, आरडी, आरडी के नीचे कौन काम कर रहा है, आरओसी। आरडी होते हैं 7 इंडिया में और जोन वाइज, आरओसी हर स्टेट में जनरली एक आरओसी होती है, लेकिन 2 ऐसे भी स्टेट है जहां पे हर एक ही स्टेट के अंदर 2 आरओसी है, और कुछ ऐसे भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जहां पे एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी की अलग से एक आरओसी है, जैसे दिल्ली एंड हरियाणा है कॉमन आरओसी, और कुछ मैंने नॉर्थ ईस्ट बताए थे बेटा, नॉर्थ ईस्ट की यूनियन टेरिटरी और स्टेट बताए थे जिनके मिला के एक आरओसी। और आरडी किसको सुपरवाइज करता है, आरओसी को। आरओसी किसको सुपरवाइज करता है, कंपनी को। और इन सबको सुपरवाइज कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। कोई दिक्कत बच्चों? तो इस पॉइंट में मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत आनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, तीनों कंसेप्ट ये क्लियर। नेक्स्ट आप करते हैं बेटा एनसीएलटी। एक टर्म है बेटा, बार बार आपको ये भी टर्म आपको परेशान करेगी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर मैं इनकी बात करता हूं, एनसीएलटी होता क्या है, क्योंकि आपने एमसीए का पता चल चुका है, आपको किसका पता चल चुका है, आरडी क्या है, आरओसी क्या है। एक बार बार एक टर्म आएगा बच्चों जो तुम्हें परेशान करेगा पूरे कंपनीज एक्ट में। हमेशा क्या वर्ड यूज करेगा वो, सीधा नहीं लिखेगा, ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल। जब भी पूरे कंपनीज एक्ट में ट्रिब्यूनल वर्ड लिखा है बच्चों, तो समझ जाना उसका मतलब क्या कहना चाहता है वो, एनसीएलटी। एनसीएलटी का मतलब क्या है, नेशनल कंपनी लॉ, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो जब भी कभी खाली वर्ड ट्रिब्यूनल लिखा हो बच्चों, समझ जाना हो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रिब्यूनल क्या कहना चाहता है, एनसीएलटी। बेटा इंडिया में पहली बार एनसीएलटी का कंसेप्ट आया, एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, एक अथॉरिटी बनाई गई, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसको भी किसने कॉन्स्टिट्यूट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया 1 जून 2016 को। यानी 2016 को 1 जून को एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट की जिसका नाम क्या है, एनसीएलटी। सर वो तो हम समझ में आ गया, सर ये एनसीएलटी कंपनीज एक्ट में इसका क्या काम है, बता दो। जब हमारा पुराना कंपनीज एक्ट 1956 था, पुराना कंपनीज एक्ट 1956, तो हमें कुछ मैटर के लिए कंपनीज एक्ट के मैटर के लिए हाई कोर्ट के पास जाना पड़ता था। मतलब मैटर कंपनीज एक्ट के है, आपको किसके पास जाना पड़ता था, हाई कोर्ट के पास। और ऐसा सिलसिला कब तक चला, जब तक 2016 में एनसीएलटी नहीं आ गया। तो ये सर कौन कौन से ऐसे मैटर थे जो कंपनीज एक्ट के भी हाई कोर्ट में जाते थे। अगर हम अपनी कंपनी का वाइंडिंग अप कराना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं बच्चों, वाइंडिंग अप। जैसे कंपनी का आने का भी एक प्रोसीजर होता है बच्चों, ये लाला की दुकान नहीं, मुंह उठाया आगे चले गए, आने का भी एक प्रोसीजर है और जाने का भी। तो जाने के प्रोसीजर को क्या बोलते हैं हम, वाइंडिंग अप। अगर आप अपनी कंपनी को वाइंडिंग अप करना चाहते हो, या आपकी कंपनी मर्जर अमलगमेशन करना चाहती है, तो पहले क्या होता था, 2015 से पहले बेटा, ये मैं कहूं ये एनसीएलटी आने से पहले आपको वाइंडिंग अप और मर्जर अमलगमेशन के मैटर के लिए कहां जाना होता था, हाई कोर्ट। यानी हाई कोर्ट इनको डील करता था। मैटर कंपनीज एक्ट का है, आप जा कहां रहे हो, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट बोला रे बाबा
तुम भी आ जाते हो। यहाँ पे तो चोरी डकैती इतने सारे इशू चल रहे हैं इंडिया में, वो सब आते हैं और तुम भी हमारे पास आ जाते हो। तो बेटा बहुत टाइम लग जाता था, इतना टाइम लग जाता था। अपनी कंपनी बंद कराना चाहता हूँ, रोज हियरिंग। आपको पता है हाई कोर्ट का और आपके सुप्रीम कोर्ट के काम इंडिया में कैसे होते हैं। एक हियर आपको जो यहाँ पे हियरिंग आपकी होगी, पता नहीं अगली हियरिंग कब होगी, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था बच्चों। तो फिर क्या किया हमने, कंपनीज एक्ट के अंदर एक नई सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बनाई, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब 2016 के बाद जो मैटर कंपनीज एक्ट के हाई कोर्ट डील करता था, अब वो मैटर किसके पास जाएंगे, एनसीएलटी के पास। और जो पेंडिंग थे कहां पे, हाई कोर्ट में, वो कहां ट्रांसफर कर दिए गए, एनसीएलटी के पास। सिंपल सा मैं क्या कहना चाहता हूं, जो मैटर कंपनीज एक्ट के हाई कोर्ट डील करता था 2016, आपका ये आने से पहले, एनसीएलटी आने से पहले आप किसके पास जाते थे, कंपनीज एक्ट के मैटर को लेके हाई कोर्ट के पास। कौन से मैटर, वाइंडिंग अप, एग्जांपल के तौर पे कोई मर्जर अमलगमेशन होने जा रहा है, उसके लिए भी आपको हाई कोर्ट। अब मेरा क्वेश्चन है 2016 के बाद वाइंडिंग अप किसके थ्रू होगा, हाई कोर्ट या एनसीएलटी, एनसीएलटी। मर्जर अमलगमेशन कराना चाहते हो किसके थ्रू, एनसीएलटी। जो भी मैटर कहां पे पेंडिंग थे, हाई कोर्ट में पेंडिंग है बेटा, कंपनी एक्ट के, वो कहां पे ट्रांसफर कर दिए गए, एनसीएलटी में। और जो नए मैटर होंगे वो कहां पे जाएंगे, एनसीएलटी में। तो इतना सा था, आपको लोग बाग इतना कंफ्यूज कर देंगे। देखो पहले बेसिक के लिए इतनी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सब कुछ समझ आ गया। अभी आपको लेमैन लैंग्वेज में इतना तो पता होना चाहिए एनसीएलटी क्यों आया, पर्पज क्या था। और इंडिया में बच्चों याद रखना, जो हमारा एनसीएलटी है, एक प्रिंसिपल बेंच है इंडिया में, और सॉरी न्यू दिल्ली में, और 11 क्या है उसकी बेटा, इसकी बेंच है। यानी जो प्रिंसिपल बेंच है वो तो न्यू दिल्ली में है, और बाकी उसकी 11 क्या है, उसकी 11 क्या है बेटा, बेंच है। प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में है, बाकी की बेंच क्या है, रीजनल बेंच कहां पे है, अलग अलग 11 बेंच है। तो ये याद रखना, प्रिंसिपल बेंच कहां पे है, एनसीएलटी की। और उसके अलावा बच्चों ये 11 बेंच अलग अलग रीजन में है, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, ये। लेकिन प्रिंसिपल बेंच कहां पे है, न्यू दिल्ली। अब एक क्वेश्चन और आता है बच्चों, सपोज कीजिए एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी ने कोई ऑर्डर पास किया। जैसे बच्चों हाई कोर्ट जब कभी ऑर्डर पास करता है, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट आप कहां अपील कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में। या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया तो आप उसके अगेंस्ट कहां अपील कर सकते हो, हाई कोर्ट। एनसीएलटी का कोई ऑर्डर आया, और हो सकता है दोनों पार्टी में से एक पार्टी को पसंद नहीं आया। भाई एनसीएलटी ने किसी एक पार्टी के फेवर में अगर ऑर्डर पास किया होगा, वो पार्टी तो खुश हो गई होगी, लेकिन जो केस सारी होगी बेटा, उसको लग रहा है कि एनसीएलटी ने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। और इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा टाटा का। टाटा में बेटा जो टाटा का झगड़ा चल रहा था ना बेटा, वो पहले एनसीएलटी में गया, एनसीएलटी से वो नेकलेट में गया, और सुप्रीम कोर्ट में टाटा जो है बेटा, रतन टाटा जी, वो जीत गए थे। और कहीं और बेटा कौन जीत गए थे, राइवल। तो ध्यान से सुनो, पहले फाइनल डिसीजन रतन टाटा जी के फेवर में आया, लेकिन वो कैसे आया, ऐसे ही। पहले एनसीएलटी का कोई ऑर्डर आया, उसके अगेंस्ट आप अपील कहां कर सकते हो, नेकलेट। ये क्या होता है बेटा, अगर कोई एनसीएलटी का डिसीजन आएगा, आप उस डिसीजन से खुश नहीं हो, तो किसके अगेंस्ट जा सकते हो, अपील कहां पर कर सकते हो, एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट, नेकलेट। फुल फॉर्म क्या होता है सर, नेशनल कंपनी लॉ एपलेट, ये वर्ड याद रखना, एपलेट ट्रिब्यूनल। यानी एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट आप कहां जा सकते हो, नेकलेट में। और बेस्ट एग्जांपल है टाटा की केस स्टडी पढ़ना बेटा, वहां इसी रूट से बेटा फाइनल में जाके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी रतन टाटा जी के फेवर में। तो एनसीएलटी के, अगर एनसीएलटी के भी आप डिसीजन से खुश नहीं हो, रतन टाटा ने क्या लगाई थी बेटा, एनसीएलटी के फैसले से खुश नहीं थे, नेकलेट के, सॉरी, तो अपील कहां लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में वो केस जीत गए थे। तो कोई अगर बेटा एग्रीव पर्सन का मतलब जिसके साथ गलत हुआ है, अगर वो नेकलेट के डिसीजन से खुश नहीं है, तो वो कहां पे अपील कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये आपको याद रखना है, एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट कहां जा सकते हो आप, एनसीएलटी में, और एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट आप कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में।
क्लियर? और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट भी अगर आपको कोई पास कराना है, वोडाफोन का केस था बच्चों, तो आप कहां जा सकते हो? पार्लियामेंट में जाके क्या कर सकते हो? उस डिसीजन को चेंज कर सकते हो। तो ये आपने देखा बच्चों एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि क्या है ये सब। फिर मुझे एक छोटा सा आपको एक कंसेप्ट और बताना था। सेक्शन 1 किसी भी एक्ट का क्या बताता है बच्चों आपको? एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट। और जब मैं दिस एक्ट बोलता हूं ना बच्चों, समझ जाया करो 2013 कि ये जो हमारा कंपनीज एक्ट है ये कहां पे एप्लीकेबल है? ऑल इंडिया, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। चाहे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ो, चाहे सेल्स ऑफ गुड एक्ट पढ़ो, हमेशा किसी भी एक्ट का सेक्शन 1 क्या बताता है? एप्लीकेबिलिटी। तो ये बच्चों ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है ये किस पे एप्लीकेबल होगा? चाहे कंपनी इस एक्ट में कवर होती हो। बच्चों एक बात बताओ, अगर आज हम 2020 में कोई या 21 में कंपनी बनाना चाहते हैं तो कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड कराओगे आप कंपनी को? कंपनीज एक्ट 2013 में। तो जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई है दिस एक्ट, और दिस एक्ट का मतलब 2013, तो उस पे भी एक्ट लगेगा। या प्रीवियस एक्ट, प्रीवियस एक्ट का मतलब 1956, और उससे भी पहले याद करो मैंने और भी बताया था 1913, कंपनी तो वो भी थी ना। तो चाहे कोई भी एक्ट में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, लेकिन अब आप पे कौन सा एक्ट लगेगा? कंपनीज एक्ट 2013। चाहे नए एक्ट में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई हो, चाहे पुराने एक्ट में। और तो और मेरे बच्चों, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इन तीनों कंपनी पे भी क्या लगता है? इन तीनों कंपनी पे भी कंपनीज एक्ट लगता है। जबकि इंश्योरेंस कंपनी का अलग से एक्ट है बेटा, और अलग से अथॉरिटी है। इंश्योरेंस कंपनी का बेटा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, यानी इन तीनों कंपनी के अपने सेपरेट एक्ट बने हुए हैं। फिर भी इन तीनों कंपनी पे क्या भी लगता है? कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी है। लेकिन किस एक्सटेंट तक? अगर इनका एक्ट और कंपनीज एक्ट आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए, दोनों की बातों में झगड़ा हो जाए, तो फिर इनका एक्ट क्या हो जाएगा? प्रीवेल करेगा। इन तीनों एक्ट क्या कर जाएंगे बच्चों? प्रीवेल करेंगे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो जिन पॉइंट पे झगड़ा नहीं है उन पॉइंट पे इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनी पे भी क्या लगता है? कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल। तो कंपनीज एक्ट पुरानी कंपनियों पे भी लगता है, जो आज के टाइम पे नई कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है उस पे भी एक्ट एप्लीकेबल होगा। ये एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट 2013। इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों कंपनी के अपने सेपरेट एक्ट होते हैं, फिर भी इन पे क्या लगेगा बच्चों? कंपनीज एक्ट लगेगा। और तो और बेटा एनी अदर कंपनी जो गवर्न है स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अगर कोई अदर कंपनी है जो किससे गवर्न होती है बेटा? स्पेशल एक्ट से गवर्न होती है, उन पे भी क्या लगेगा? आपका स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से अगर कोई कंपनी गवर्न हो रही है उस पे भी आपके कंपनीज एक्ट 2013 की एप्लीकेबिलिटी है। तो ये आपने जाना बच्चों, क्या जाना आपने? ये आपको पता चला बेसिक अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत से। बेटा अगर मैं इसको रिकॉल करना चाहूं तो हमने क्या जाना इस पूरे उसमें 1 घंटे की इस लेक्चर में, इसको मैं 10 मिनट में आपको एक सिंपल वे में बताना चाहता हूं हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने जाना हमारा नया कंपनीज एक्ट कौन सा है? 2013। उससे पहले हमारा कंपनीज एक्ट कौन सा था? 1956। उससे पहले भी हमारे एक्ट होते थे, लेकिन वो सारे एक्ट क्या थे बेटा? जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे तो हमारे देश में कंपनी आई थी, कंपनी का कंसेप्ट आया था, और पहली ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो जब कंपनी आई होगी तो उन्होंने अपने कंपनीज एक्ट बनाए थे। तो 4 एक्ट उनके खुद के बनाए हुए थे जो कंपनीज को क्या करते थे? गवर्न करते थे। लेकिन हमारा खुद का पहला एक्ट कब आया? कंपनीज एक्ट 1956 में। आजाद होने के बाद हमारा खुद का पहला एक्ट था। वो बात अलग है बच्चों कि हमने भी यूके के कंपनीज एक्ट का कट कॉपी पेस्ट किया था। फिर हमें ऐसा लगा, फिर हमने 2013 में एक नया कंपनीज एक्ट बनाया, और इसको कौन लेके आई थी? कांग्रेस लेके आई थी। लेकिन कांग्रेस के जाने के बाद इस एक्ट को 4 बार अमेंड किया गया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, और लेटेस्ट कौन सा है? कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। और ये चारों अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट रूप से है।
फिर मैंने आपको क्या बताया कि ये जो आपका एक्ट आपने पढ़ा ये तो है ही, कोई आपसे पूछे कि सर कंपनीज एक्ट 1956 को अबोलिश क्यों किया गया, सिर्फ आप ये बता देना कि 1991 में हमारी लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई थी और ये पुराना एक्ट हमारी लिबरलाइजेशन पॉलिसी से मैच नहीं करता था। हम चाहते थे हमारी लिबरलाइजेशन पॉलिसी से मैच करता हुआ कोई नया एक्ट हो, और हमने कोशिश तो 1991 से ही कर दी थी, लेकिन सफल हम कब हुए, 2013 में पहली बार हमारा एक्ट आया, लेकिन बीजेपी सरकार ने आने के बाद उसमें 4 बार अमेंड की बेटा, तो 4 बार हमारा अमेंडमेंट एक्ट आया। ओरिजिनल एक्ट आज भी कंपनीज एक्ट 2013 ही बोलना है उसको। फिर हमने क्या पढ़ा, एप्लीकेबिलिटी, इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कहां पे है, अभी लास्ट में क्या बताया, जो भी कंपनी नए एक्ट में रजिस्टर्ड होगी उन कंपनी पे भी जो पुराने एक्ट में रजिस्टर्ड थी वो भी कंपनी पे एक्ट लगेगा, और इंश्योरेंस, बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पे भी एक्ट लगेगा। भले उन तीनों के अपने सेपरेट एक्ट बने हुए हैं, लेकिन उस एक्सटेंट तक जहां पे आपस में कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, उस एक्सटेंट तक कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल होगा, या कोई अदर कंपनी जो स्पेशल एक्ट से गवर्न होती है। क्लियर बच्चों। फिर उसके बाद मैंने कुछ एडमिनिस्ट्रेशन बताया कि जो हमारा कंपनीज एक्ट है इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, तो मैंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट की 3 लेवल बॉडी काम करती है, 3 लेवल मशीनरी काम करती है। सबसे टॉप पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मैंने बताया जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण। फाइनेंस मिनिस्टर भी कौन है, निर्मला सीतारमण। तो कंपनीज एक्ट का ही सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, एलएलपी एक्ट का भी करते हैं, और कुछ अलाइड एक्ट है जो फाइनल में पढ़ोगे। एक एग्जांपल बताया था अभी के लिए, कंपटीशन एक्ट 2002, उसको भी क्यों एडमिनिस्ट्रेशन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। फिर मैंने क्या बात की, जो आपकी 3 प्रोफेशनल बॉडी है जो सेपरेट एक्ट से गवर्न होती है, उन तीनों प्रोफेशनल बॉडी को भी कौन सुपरवाइज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। फिर हमने बात की उसके नीचे कौन काम करता है, आरडी, उसके नीचे कौन काम करता है, आरओसी। आरओसी क्या है बच्चों, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। हर स्टेट के अंदर अपनी एक आरओसी होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट है जहां एक ही स्टेट के अंदर 2 आरओसी है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और कुछ हमने क्या पढ़ी, कुछ ऐसी भी आरओसी है जैसे दिल्ली एंड हरियाणा कॉमन आरओसी है, और कुछ नॉर्थ ईस्ट की मिला के कुछ एक सिंगल आरओसी है। आरओसी का काम क्या होता है बेटा, जो भी अपने स्टेट की कंपनी है उन कंपनी को सुपरवाइज करना, और सिर्फ सारे डॉक्यूमेंटेशन जितने भी आपकी कंपनी जिस स्टेट के अंदर है उस कंपनी के सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम, और जब भी पूरे साल जो भी आपकी कंपनी में काम होता है उसकी इंटीमेशन और फॉर्म किसको भेजना है, आरओसी को। फिर हमने क्या बात की, आरडी। आरडी स्टेट वाइज नहीं होता है, आरडी क्या है, जोन वाइज। इंडिया में कितने आरडी है, आरडी आरओसी दोनों ही एक पर्सन के नाम होते हैं, ये दोनों ही पर्सन है बच्चों, आरओसी भी और आरडी भी। इंडिया में 7 आरडी है, और 7 आरडी कैसे है, जोन वाइज। आरडी नॉर्थ, आरडी साउथ, आरडी ईस्ट, आरडी वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, और अलग अलग एरिया में हमारे आरडी बैठते हैं। जैसे नॉर्थ के लिए दिल्ली, साउथ के लिए चेन्नई, ईस्ट के लिए कोलकाता, वेस्ट के लिए मुंबई, नॉर्थ ईस्ट के लिए शिलोंग, नॉर्थ वेस्ट के लिए अहमदाबाद, और साउथ ईस्ट के लिए बेटा तेलंगाना। ये आपके क्या है, आरडी एरिया, इनके एरिया दे रखे हैं बच्चों। फिर मैंने बताया आरडी का काम क्या होता है, आरडी के अंडर में एक ही आरडी के अंदर कई आरओसी आती है, उन आरओसी के काम को सुपरवाइज कौन करता है, आरडी करता है। फिर मैंने क्या बताया था कि आपको बताया कंसेप्ट आया एनसीएलटी का। 2016 में पहली बार हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। उससे पहले कंपनीज एक्ट के मैटर, कुछ मैटर हाई कोर्ट डील करती थी, जैसे एग्जांपल के तौर पे ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, वाइंडिंग अप, मर्जर अमलगमेशन। लेकिन ये एक्ट, ये अथॉरिटी आने के बाद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल 2016 के बाद वाइंडिंग अप किसके थ्रू होता है, एनसीएलटी के थ्रू, मर्जर अमलगमेशन एनसीएलटी, और जो पुराने हाई कोर्ट में कंपनीज एक्ट के मैटर पेंडिंग थे वो भी कहां पे ट्रांसफर कर दिए गए हैं, एनसीएलटी के अंदर। फिर मैंने बताया बेटा एनसीएलटी की टोटल प्रिंसिपल बेंच कहां पे है, दिल्ली में, और उसके अलावा 11 बेंच और भी है अलग रीजन में। एनसीएलटी अगर आप फैसले से खुश नहीं हो तो कहां पे अपील कर सकते हो, नेकलेट में। नेकलेट का मतलब नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल। जैसे सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट आप कहां जा सकते हो, सेट में, सिक्योरिटी एपलेट ट्रिब्यूनल। अगर आप नेकलेट के डिसीजन से भी खुश नहीं हो तो कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। तो ये था हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग बच्चों। अगर आपको समझ आया होगा तो ये आपको वो ध्यान से समझना है, क्योंकि आगे जो हम कंपनीज एक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज मैंने आपको डेफिनेशन भी नहीं बताई। आज मेरा सिर्फ आपका कंसेप्ट था
बेसिक अंडरस्टैंडिंग पैदा करना। और अगर आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई, ये बेसिक बातें जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई आपको, तो आपको कंपनीज एक्ट हर क्लास आपको इजी लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका किसी भी एक्ट के लिए, क्योंकि आप सबके लिए एक नया एक्ट होता है, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।